हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर। और इस चैप्टर में हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। और अभी तक देखिए हम काफ़ी क्वेश्चन कर भी चुके हैं। मैं आपको बता देता हूं अभी तक हमने कितने क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो पहले मैंने आपको सेक्शन ए में कुछ क्वेश्चंस को सोल्व कराया है और सेक्शन ए में हम 50 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और ये 50 क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है केमिकल इक्विलिब्रियम एमसीक्यूज के नाम से। आप उस प्लेलिस्ट पर जाइए और इन 50 क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। ठीक है ना। और क्वेश्चन का जो पीडीएफ लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप पहले पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, है ना। सभी क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे और फिर उन क्वेश्चंस को आप खुद से भी ट्राई करने की कोशिश कीजिए। और यदि आपसे क्वेश्चन नहीं होते हैं तो फिर आप वीडियो में उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने सोल्व किया था यहाँ पर सेक्शन बी। ठीक है, तो सेक्शन बी में एक वीडियो अपलोड किया है मैंने, जिसमें 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, आज की वीडियो में हम सोल्व करेंगे सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक। ठीक है, और क्वेश्चन बी में टोटल कितने क्वेश्चन होंगे ये भी मैं आपको बता दूं। तो सेक्शन बी में जो कुल क्वेश्चन है वो 35 है हमारे पास। ठीक है, और 35 में से जो पहले 10 क्वेश्चन है वो मैंने अपलोड कर दिए वीडियो, आप जाके देख सकते हो। और आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चन। ठीक है, और उससे अगली वीडियो में मैं आपको 15 क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर क्वेश्चन नंबर 35 तक। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 35 क्वेश्चन ये सोल्व करने के बाद उसके बाद हम प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन है केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम के, ठीक है ना, 2021 तक के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक हम क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। एक क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है, एक रिएक्शन गिवन है हमको, कार्बन सॉलिड प्लस H2O गैस गिव्स CO गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। और इस रिएक्शन का जो डेल्टा H है वो नेगेटिव में है। लेस देन 0 का मतलब क्या है, डेल्टा H नेगेटिव है। तो अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा H नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो हीट है वो रिलीज हो रही है। ठीक है ना, इस रिएक्शन में जो एनर्जी हुई है वो रिलीज हुई है। ठीक है ना, और एनर्जी रिलीज जब हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम लीच एटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखें तो लीच एटलियर प्रिंसिपल हमको कहता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हम टेम्परेचर को अगर कम रखेंगे, टेम्परेचर को यदि हम कम रखेंगे तो जो रिएक्शन है हमारा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा। रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है कम टेम्परेचर करने पर। ये होता है हमारे पास लीच एटलियर प्रिंसिपल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए। तो हमको देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द अबव इक्विलिब्रियम विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब चलेगा, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब चलेगा, जब हम टेम्परेचर को कम करेंगे। तो अब देखो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत हो जाती है, क्योंकि बोल रहा है इट इज सब्जेक्टेड टू हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर करने से तो रिएक्शन बैकवर्ड में आ जाएगी। यदि टेम्परेचर को कम करने से फॉरवर्ड जा रही है तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि टेम्परेचर को बढ़ाने से ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड में। ठीक है ना, इसका उल्टा भी बोला जा सकता है इस तरीके से। यदि टेम्परेचर को कम करने से फॉरवर्ड जाती है तो टेम्परेचर को बढ़ाने से बैकवर्ड में जाएगी। ठीक है ना, तो सेकंड ऑप्शन तो गलत है, हमको फॉरवर्ड में लेके जाना है। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है इट इज सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर। हाई प्रेशर अगर हम कर दें तो क्या ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। तो यहाँ पर प्रेशर का इफेक्ट हमको समझना होगा। तो प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है, प्रेशर का इफेक्ट देखो, जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं, ठीक है ना, प्रेशर को हमने इंक्रीज किया, तो प्रेशर को इंक्रीज करने से रिएक्शन उस तरफ जाता है जिस तरफ नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कम होते हैं। प्रेशर को बढ़ाने से रिएक्शन किस तरफ चलता है,
तो जिस तरफ नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल कम होते हैं ना, तो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड lesser number of gaseous molecules, ठीक है ना। तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं जिस साइड कम होंगे उस तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा प्रेशर को बढ़ाने से। अब हम रिएक्शन में देखेंगे, रिएक्शन में प्रोडक्ट की साइड देखो, 1 मोल तो CO है, 1 मोल हमारे पास हाइड्रोजन है, तो प्रोडक्ट के हमारे पास कितने मोल है, यहाँ पर 2 जो गैस में है। रिएक्टेंट की साइड देखो, हाइड्रोजन का 1 मोल है हमारे पास, और ये कार्बन तो सॉलिड है तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो रिएक्टेंट की साइड हमारे पास 1 ही है गैस का मोल, ठीक है। तो कम हमारे पास रिएक्टेंट की साइड है मॉलिक्यूल्स गैस के, तो यदि हम इस रिएक्शन का प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये रिएक्शन किस तरफ जाएगा, बैकवर्ड में चला जाएगा, ठीक है ना। प्रेशर को बढ़ाने से इक्विलिब्रियम किधर चलता है, लेसर नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल की तरफ। अब लेसर नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल की साइड है रिएक्टेंट की साइड, तो यदि आपने प्रेशर को बढ़ाया तो रिएक्शन ये बैकवर्ड में चली जाएगी, फॉरवर्ड में नहीं जाएगी, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन भी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, रॉन्ग। नेक्स्ट बोल रहा है इनर्ट गैस ऑर्गन इज एडिड एट कांस्टेंट प्रेशर। चलिए अब मैं बताता हूं इनर्ट गैस का क्या इफेक्ट पड़ता है इक्विलिब्रियम पर। तो देखो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, यदि आप इनर्ट गैस को ऐड कर रहे हो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस को ऐड करने से क्या होता है, नो इफेक्ट, कोई इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है यदि हम इनर्ट मटेरियल को कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड करते हो। और यदि आपने इनर्ट गैस को ऐड किया है एट कांस्टेंट प्रेशर, यदि हम कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस को ऐड कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड हायर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड हायर नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, ठीक है ना। गैसियस मॉलिक्यूल जिस तरफ ज्यादा होंगे उस तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा कांस्टेंट प्रेशर पर यदि हम इनर्ट गैस को ऐड करेंगे। तो ये हमको किसने बताया, ये ली चैटलियर प्रिंसिपल है, ठीक है ना, ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो उसके अकॉर्डिंग हम ये बता रहे हैं बात आपको। अब देखो क्या लिखा है, कांस्टेंट प्रेशर पर यदि हम इनर्ट गैस को ऐड करेंगे तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, हाई नंबर ऑफ मोल्स की गैसियस मॉलिक्यूल की तरफ। हायर नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल की साइड है, प्रोडक्ट की साइड है, तो यदि हम कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस को ऐड करेंगे तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड में चलेगा, और यही आपको बताना था कि फॉरवर्ड में कब चलेगा रिएक्शन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारी करेक्ट हो गई। यदि इनर्ट गैस को, ऑर्गन एक इनर्ट गैस होती है, यदि इसको ऐड किया जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड हायर नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, और हायर नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल आपके पास प्रोडक्ट की साइड है, ठीक है। कार्बन सॉलिड इज एडेड, तो कार्बन जब सॉलिड मटेरियल को ऐड किया जाता है तो वहां पर इक्विलिब्रियम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये ऑप्शन आपकी गलत हो जाएगी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगी इस क्वेश्चन की ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, इन द इक्विलिब्रियम SO2Cl2, और ये डिसोसिएट होकर बना रहा है SO2 और Cl2। तो इस रिएक्शन को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ SO2Cl2, ये गैस है, और ये डिसोसिएट जब होता है तो हमारे पास बनेगा SO2 गैस और प्लस Cl2, और ये भी है हमारे पास गैस। कह रहा है एट 2000 केल्विन एंड 10 atm प्रेशर, ठीक है ना, 2000 केल्विन पर और 10 atm प्रेशर पर क्लोरीन का परसेंटेज और SO2 का जो परसेंटेज है वो कितना है, 40 है बाय वॉल्यूम अगर हम बात करें। देन देखो एट इक्विलिब्रियम्स, डायरेक्ट इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, इक्विलिब्रियम पर जो क्लोरीन है वो 40% है बाय वॉल्यूम, और 40% क्या होगा इक्विलिब्रियम पर, SO2, तो ये भी 40% ले लो, ठीक है। तो हमारे पास आप ये बताओ इक्विलिब्रियम पर यदि 40% तुम्हारे पास ये है, 40% ये है, तो ये कितना होगा इक्विलिब्रियम पर,
ये होगा हमारे पास 20%, तो ये परसेंटेज में टोटल 100 होता है। अगर 40% हमारे पास क्लोरीन है, 40% हमारे पास SO2 है, तो 20% होगा हमारे पास SO2Cl2, ये 20% होगा। अब कह रहा है देखो यहाँ पर जो टोटल प्रेशर है वो 10 atm है। प्रेशर कितना था? 10 atm। तो अगर ये देखो 40% है, ये 40% है और ये 20% है और इनका टोटल प्रेशर 10 है, तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि क्लोरीन का प्रेशर कितना होगा? 4 atm होगा। SO2 का प्रेशर भी कितना होगा? 4 atm होगा। और चूंकि टोटल 10 है ना, तो SO2Cl2 का प्रेशर कितना होगा? 2 atm होगा। ये प्रेशर होना चाहिए एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। देन अब देखो चूंकि ये प्रेशर हमने माने हैं, तो हम ये गैसियस रिएक्शन है, गैसियस रिएक्शन का क्या निकालते हैं हम? Kp निकालते हैं। और Kp का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो यहाँ पर हम रखेंगे प्रेशर ऑफ Cl2 इंटू प्रेशर ऑफ SO2 और नीचे क्या रखेंगे? प्रेशर ऑफ SO2Cl2, ठीक है। तो क्लोरीन का प्रेशर कितना है? 4 atm है। SO2 का प्रेशर कितना है? 4 atm है। SO2Cl2 का प्रेशर कितना है? 2 है। तो 2 से जब आप 4 को सोल्व करोगे 2 आएगा, तो ये हमारे पास 8 atm आ जाएगा। तो इस रिएक्शन का जो Kp होगा वो 8 atm होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। Kp इस रिएक्शन का होगा 8 atm। बाकी भी ऑप्शन आप देख सकते हो। बाकी ऑप्शन क्या होगा तुम्हारा? जैसे Kc इक्वल टू दे रखा है 0.1, तो हम Kc को भी देख सकते हैं। हमारे पास एक रिलेशन होता है यहाँ पे देखो, Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अगर मैं यहाँ से Kc की वैल्यू निकालता हूँ, आप पहले तो डेल्टा Ng देखो। डेल्टा Ng कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट में गैस के मोल माइनस रिएक्टेंट में गैस के मोल। तो प्रोडक्ट में गैस के मोल कितने हैं? 1 और 1 2 है। रिएक्टेंट में गैस के मोल कितने हैं? 1 है। तो 2 में से जब 1 जाएगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर डेल्टा Ng की वैल्यू आ जाएगी 1, 2 माइनस 1। तो Kp इक्वल टू किसके बराबर होगा? Kc इंटू RT, ठीक है ना। और Kc इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा Kp अपॉन RT, ठीक है। Kp कितना है? अभी हमने कैलकुलेट किया 8 है। और atm में R की वैल्यू कितनी होती है? 0.0821 होती है। और टेम्परेचर दे रखा है इन्होंने 2000 केल्विन, टेम्परेचर इतना है। जब आप इस वैल्यू को सोल्व करोगे, ठीक है ना, जब आप इस वैल्यू को सोल्व करोगे तो ये 0.1 तो नहीं आने वाली। यहाँ पर आप सोल्व कर लेना इस वैल्यू को, ठीक है ना। तो Kc 0.1 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन तो गलत है। कह रहा है अगर हम एट इक्विलिब्रियम पर SO2Cl2 के और SO2 के मोल्स निकालेंगे तो 1/4 आएगा। मान लो अगर हम SO2Cl2 का 1 मोल मानते हैं इनिशियली, 1 मोल, ठीक है। तो ये शुरुआत में कितना होगा? प्रोडक्ट 0 होगा। जब इसका 1 मोल में से कुछ मान लो X कम होगा तो इसका X और इसका X बनेगा। तो इक्विलिब्रियम पर SO2 और Cl2 क्या होंगे? इक्वल अमाउंट में बनेंगे, दोनों का 1 मोल बनेगा, ठीक है ना। तो इनका रेशियो 1/4 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगी। और क्या SO2Cl2, SO2 और क्लोरीन तीनों के मोल बराबर है? तो तीनों के मोल बराबर नहीं है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर ये 20% है, ये 40% है, ये 40% है, ठीक है ना। तो इसका ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो Kp इसका 8 आ चुका है। ये आंसर तो हमारा स्टार्टिंग में ही आ चुका था इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है ली चैटलियर प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल टू, ठीक है ना। कौन सी रिएक्शन के लिए ली चैटलियर प्रिंसिपल वैलिड नहीं होगा? तो ली चैटलियर प्रिंसिपल बच्चों किसके लिए वैलिड नहीं है? ये ली चैटलियर प्रिंसिपल is not valid for solid phase, ठीक है ना, रिएक्शन। अगर किसी रिएक्शन में जो तुम्हारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट है वो किस फेज में है? सॉलिड फेज में। तो सॉलिड्स के लिए ली चैटलियर प्रिंसिपल वैलिड नहीं होता है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर इसका जो रिएक्टेंट है ये सॉलिड है, सल्फर भी सॉलिड लिया गया है और FeS भी सॉलिड है। तो सॉलिड रिएक्शन के लिए ली चैटलियर प्रिंसिपल वैलिड नहीं होता है,
इसका मतलब क्या है, यही तो पूछा है, नॉट वैलिड। तो यही करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन की हो जाएगी। बाकी सबके लिए ली चैटलियर प्रिंसिपल वैलिड होगा क्योंकि वो गैसियस रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है फॉर द रिएक्शन N2 प्लस O2 गैस गिव 2NO गैस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन का गिवन है आपको, Kc इक्वल टू 2 है। डिग्री ऑफ एसोसिएशन बताना है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो या डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। मैं रिएक्शन लिख लेता हूँ, नाइट्रोजन गैस है प्लस ऑक्सीजन गैस है और ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और बनाया इन्होंने 2 मॉलिक्यूल NO और ये भी हमारे पास गैस है। ठीक है, हमको अल्फा निकालना है, Kc गिवन है, तो हम क्या मानेंगे, टाइम इक्वल टू 0 पर NO का मान लो 1 मोल है हमारे पास। ठीक है, ऑक्सीजन का भी कितना है, 1 मोल है, एक कोफिशिएंट के बराबर ही मान लो 1 मोल, और प्रोडक्ट कितना होगा हमारे पास, 0 होगा। जब रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आएगा तो इसमें से कितना डिसोसिएट हो गया, अल्फा डिसोसिएट कर दो, इसमें से अल्फा डिसोसिएट कर दो और इसका 2 अल्फा बना दो। ठीक है, रिएक्टेंट में से आपने कम किया और प्रोडक्ट में तुमने बना दिया। अब इस रिएक्शन का जब हम क्या लिखेंगे, Kc लिखेंगे, यहां से करते हैं सोल्व इसको। जब हम इस रिएक्शन का Kc लिखेंगे तो Kc इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में क्या रखा जाएगा, यहाँ पर NO की कंसंट्रेशन की पावर 2 और नीचे आ जाएगा तुम्हारा N2 और प्लस O2। ठीक है, तो Kc की वैल्यू कितनी है, 2 है, इक्वल टू NO की कंसंट्रेशन क्या है इक्विलिब्रियम पर, 2 अल्फा, तो 2 अल्फा का स्क्वायर करोगे, जब 2 अल्फा का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर। ठीक है, नाइट्रोजन कितना हो गया, 1 माइनस अल्फा और ऑक्सीजन भी है 1 माइनस अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा का ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा करते हैं, या मैं ऐसा कर लेता हूं, यहाँ पर इसको 2 अल्फा का स्क्वायर ही लिख लेता हूं इस तरीके से। ठीक है ना, 2 अल्फा स्क्वायर। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, दोनों साइड अंडर रूट ले लो, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2, और जब इसका अंडर रूट लोगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा और ये हमारे पास 2 अल्फा और नीचे बचेगा 1 माइनस अल्फा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब हम इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार हम अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, फिर अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई अल्फा से करेंगे, तो यह आ जाएगा अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 अल्फा इक्वल टू 2 अल्फा। अब आप क्या करो, अल्फा अल्फा को एक साइड में कर लो, तो अंडर रूट 2 इक्वल टू 2 अल्फा और प्लस अंडर रूट 2 अल्फा। अंडर रूट 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से हम अल्फा को कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचेगा 2 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, यहाँ से जब हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा इक्वल टू आएगा अंडर रूट 2 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, अब हम ये हमारी अल्फा की वैल्यू आ चुकी है। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अंडर रूट 2? देखो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। यदि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो आप क्या करोगे, ऊपर नीचे इसमें अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर अल्फा इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 2, इसमें ऊपर भी अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करा दो और नीचे भी अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, ऊपर नीचे अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई, तो अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा, 2। अब इस 2 की मल्टीप्लाई होगी अंडर रूट 2 से, 2 अंडर रूट 2 और प्लस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे से देखो हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा अंडर रूट 2 प्लस 1 और इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 2, ऐसे लिख लो इसको। ठीक है, तो 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 2, कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा इसका। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है एट 30 डिग्री सेल्सियस द सोलुबिलिटी ऑफ Ag2CO3 जिसका KSP है 8 × 10⁻⁻12 वुड बी मैक्सिमम इन 1 लीटर ऑफ
आपको ये बताना है क्वेश्चन में कि Ag2CO3 जिसका KSP 8 × 10⁻⁻12 है, तो इसकी सोलुबिलिटी मैक्सिमम किसके अंदर होगी? सोडियम कार्बोनेट के अंदर, या AgNO3 के अंदर, या प्योर वाटर के अंदर, या फिर अमोनिया के अंदर। तो देखो, जब हम Ag2CO3 को डिसोसिएट करेंगे तो ये डिसोसिएट होके देगा हमको 2Ag प्लस और CO3 2-। इस तरीके से डिसोसिएट होगा। जब हम इसको सोडियम कार्बोनेट में डालेंगे, ठीक है ना, हमने इसको सोडियम कार्बोनेट में डाला Na2CO3, तो Na2CO3 भी डिसोसिएट करेगा 2Na पॉजिटिव में और CO3 2 नेगेटिव में, ये इस तरीके से डिसोसिएट करेगा। तो यहाँ पर आप देखो जो कार्बोनेट आयन है CO3 2-, ये कॉमन हो गया, तो यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। और कॉमन आयन इफेक्ट में क्या होता है, जो तुम्हारा सोल्ट होता है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये तुम्हारा Ag2CO3 एक वीक इलेक्ट्रोलाइट ही है, तो इसका डिसोसिएशन कम हो जाएगा भाई, प्रोडक्ट की साइड कार्बोनेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी और ये रिएक्शन पीछे की तरफ चलने लगेगा। तो इससे तो डिसोसिएशन इसका घट जाएगा, मतलब सोलुबिलिटी घट जाएगी कॉमन आयन इफेक्ट के कारण। तो ये आंसर तो इसका गलत हो जाएगा। दूसरे में बोल रहा है जब हम AgNO3 में ऐड करेंगे, तो देखो जब AgNO3 में ऐड करोगे तो ये डिसोसिएट होकर हमको देगा क्या, Ag प्लस और NO3-। तो यहाँ पर कॉमन आयन देखो कौन है, सिल्वर ये भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस बार यहाँ प्रोडक्ट की साइड सिल्वर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी और रिएक्शन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चलेगा, मतलब बैकवर्ड में। तो ये भी सोलुबिलिटी को घटा देगा Ag2CO3 की, ठीक है। प्योर वाटर में अगर आप वाटर में इसको डिसोसिएट करवाओगे तो कॉमन आयन तो कोई होगा नहीं, तो ये डिसोसिएट हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर अमोनिया में जब हम डिसोसिएट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है ना, अमोनिया में डिसोसिएट करने से क्या होगा। तो जब हम अमोनिया में डिसोसिएट करेंगे तो ये कुछ रिएक्शन कर जाता है, ठीक है। Ag2CO3 डिसोसिएट हो रहा है 2Ag प्लस में और CO3 2- में, ठीक है ना। अब देखो जैसे ही यहाँ पर 2Ag प्लस आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है ना, ये Ag प्लस आयन जो प्रोड्यूस हुए Ag प्लस, ये क्या करते हैं, इस जो अमोनिया है, अमोनिया में डिसोसिएट कर रहे हो ना आप, तो अमोनिया से रिएक्शन कर जाता है ये, ठीक है ना। 4 मॉलिक्यूल अमोनिया के साथ ये रिएक्शन करता है और क्या बना लेता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेगा 2 मॉलिक्यूल AgNH3 का होल ट्वाइस, ठीक है ना, पॉजिटिव। इस टाइप का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ, इस पहली वाली रिएक्शन को और दूसरी वाली रिएक्शन को ऐड करता हूँ, तो देखो क्या होगा, यहाँ से 2Ag प्लस से 2Ag प्लस कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट राइट में जो सेम है उसको आप कैंसिल कर सकते हो। जब हम इन दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, Ag2CO3 प्लस 4HNO3, ये रिएक्ट करेंगे और हमारे पास प्रोडक्ट आएगा 2 मॉलिक्यूल्स AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव और प्लस CO3 2 नेगेटिव, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो क्या हुआ, जब आपने Ag2CO3 को किस में डाला, अमोनिया में डाला, तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, जैसे जैसे देखो यहाँ पर Ag प्लस आयन प्रोड्यूस होंगे तो वो तो अमोनिया के साथ रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स बना देंगे। तो इस इक्विलिब्रियम की रिएक्शन में प्रोडक्ट की साइड Ag की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, तो ये रिएक्टेंट को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक होना पड़ेगा इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि अमोनिया में जब हम Ag2CO3 को डालेंगे तो इसकी सोलुबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर एक लाइन भी लिख सकते हैं समझने के लिए, ठीक है ना, एक पॉइंट लिख लेंगे। क्या हो रहा है यहाँ पर, हेयर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, ठीक है ना। यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो रही है ड्यू टू this formation of complex, due to this formation complex
shift the solubility, equilibria in forward direction, which increases the solubility. जिससे क्या होगा, सोलुबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, एक बार और पढ़ लेते हैं इसको। हेयर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है ना, तो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो रही है। इसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू दिस फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रही है, शिफ्ट द सोलुबिलिटी इक्विलिब्रिया इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ये रिएक्शन है Ag2CO3 का डिसोसिएशन है, ये ज़्यादा से ज़्यादा होगा, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। और फॉरवर्ड डायरेक्शन से क्या होगा, मतलब सोलुबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका 4 करेक्ट होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। और क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन will have pH close to 1। ठीक है ना। किस सॉल्यूशन का जो pH है वो 1 के बराबर होगा, हमको ये बताना है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 क्या है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 क्या बोल रहा है, हमारे पास है 100 ml ऑफ m/5। m/5 को मैं 1/5 m लिख सकता हूँ HCl, और प्लस हमारे पास है 100 ml ऑफ, ठीक है ना, 1/5 m NaOH। ठीक है। हमारे पास है 100 ml ऑफ 1/5 m HCl। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मिलीमोल्स कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पर, मिलीमोल्स। और मिलीमोल्स कैसे निकालते हैं, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है। m1v1 मान लो, और यहाँ पर NaOH के मिलीमोल निकालेंगे तो वो m2v2 हो जाएगा। तो मोलैरिटी कितनी है, 1/5, और वॉल्यूम कितना है इसका, 100। तो जब इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 मिलीमोल आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखो, मोलैरिटी जो NaOH की है वो 1/5 है, और इनटू जो वॉल्यूम है इसका वो है 100। तो इसके मिलीमोल कितने आ जाएंगे तुम्हारे, इसका भी मिलीमोल आ जाएंगे 20। ठीक है। दोनों के मिलीमोल 20 आ जाएंगे। अब देखो HCl इसमें एसिड है और NaOH जो है बेस है, तो यहाँ पर एसिड बेस का रिएक्शन होगा ना। तो जब आप NaOH का रिएक्शन करवाओगे HCl के साथ, तो किसकी फॉर्मेशन होगी, NaCl की फॉर्मेशन होगी, और प्लस वाटर बनेगा। अब यहाँ पर जो NaOH है उसके 20 मिलीमोल है, और HCl के भी 20 मिलीमोल है। शुरुआत में हमारा प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है। ये टाइम इक्वल टू 0 की बात है। जब रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आएगा तो देखो 20 मिलीमोल इसके 20 मिलीमोल रिएक्ट करके इसके 20 मिलीमोल बना देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, सोल्ट हाइड्रोलिसिस होगा। और वैसे भी आप अगर ध्यान से देखो तो ये NaCl जो बन रहा है वो NaCl क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट है। ठीक है। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है ना। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और जो तुम्हारा NaOH है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सोल्ट होते हैं वो न्यूट्रल सोल्ट होते हैं। ठीक है ना, न्यूट्रल सोल्ट होते हैं। और जो न्यूट्रल सोल्ट होगा उसका pH कितना होगा, pH होगा भैया 7। ठीक है ना। आपको क्या बताना है, pH 1 बताना है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो हमारी रॉन्ग हो जाती है। अब दूसरा ऑप्शन हम चेक करते हैं। देखो मिलीमोल तो मैं यहीं पे निकाल दूंगा इसी में। तो m1v1 करना है, m2v2 करना है, मोलैरिटी है ना इनटू वॉल्यूम। अब अगर आप देखो जो HCl है तुम्हारे पास, वो उसका मोलैरिटी कितनी है, 1/10 है। दूसरा ऑप्शन चेक कर रहा हूँ। ठीक है। और वॉल्यूम कितना है, 55 है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5.5। ठीक। अब यहाँ पर NaOH का देखो मोलैरिटी कितनी है, 1/10, और इनटू इसका वॉल्यूम कितना है, 45 है। तो ये आएगा तुम्हारा 4.5 आएगा। तो इस केस में देखो तुम्हारा जो एसिड है वो ज़्यादा है, एसिड 5.5 है मिलीमोल और NaOH के हैं 4.5।
तो इस केस में क्या करेंगे, हम H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को निकालेंगे और जिसका मिलीमोल ज्यादा है उसके मिलीमोल में से जिसके कम मिलीमोल है वो माइनस करेंगे, मतलब एसिड के मिलीमोल में से माइनस करेंगे बेस के मिलीमोल और डिवाइड कर देंगे टोटल वॉल्यूम से। टोटल वॉल्यूम कितना है 55 और 45 तुम्हारा 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 5.5 एसिड के मिलीमोल है माइनस 4.5 बेस के मिलीमोल है। जब हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/100। 1/100 कितना होता है 10 की पावर -2 लिख सकता हूँ। ये तुम्हारी H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आई 10 की पावर -2, तो हम pH भी तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इसका pH कितना आ जाएगा भाई माइनस log बेस 10 H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, ये फॉर्मूला होता है। तो माइनस log ये 10 की पावर आ जाएगा -2, पावर बाहर आ जाएगी तो 2 आएगा। तो जो सेकंड ऑप्शन है इसका pH कितना होगा 2 होगा। ठीक है, अब तो ये भी गलत ही हो गई हमारे पास ऑप्शन। अब हम ऑप्शन नंबर 3 चेक करते हैं। मोलैरिटी कितनी है 1/10, वॉल्यूम कितना है 10, तो इक्वल टू कितने मिलीमोल आ गए 1। बेस के देखते हैं इधर, मोलैरिटी कितनी है m/10 का मतलब 1/10 है और इनटू वॉल्यूम कितना है 90, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 9। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेस ज्यादा है तो इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमारे पास मिलीमोल बेस के ज्यादा आ रहा है तो ये तो बेसिक सॉल्यूशन होगा। थर्ड वाले में क्या बनेगा, एक बेसिक सॉल्यूशन बनेगा नहीं, और बेसिक सॉल्यूशन जो होता है उसका तो pH वैल्यू 7 से ज्यादा होती है, तो हम ऐसे ही जानते हैं। आपको तो क्या बताना है, pH जिसका 1 होगा वो बताना है। तो थर्ड ऑप्शन तो चेक करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें बेस के मिलीमोल ज्यादा आ रहे हैं। देखो 9 मिलीमोल आ रहे हैं और जो एसिड है उसका मिलीमोल 1 ही आ रहा है, तो बेस ज्यादा है ना, तो सॉल्यूशन भी बेसिक बनेगा और सॉल्यूशन बेसिक बनेगा तो उसका pH वैल्यू 7 से ज्यादा आएगी। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन भी इसका रॉन्ग हो गया। अब हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 4। तो मोलैरिटी कितनी है 1/5 है और इनटू वॉल्यूम कितना है 75 है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 15। ठीक है ना, यहाँ पर एसिड के जो मिलीमोल है वो 15 है। अब देखो बेस के मिलीमोल कितने हैं, इधर थोड़ा सोल्व कर लेते हैं हम। तो इसकी मोलैरिटी है 1/5 इंटू वॉल्यूम कितना है 25 है। जब हम इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5 मिलीमोल। तो जो तुम्हारा एसिड है उसके तो मिलीमोल कितने हैं 15, और जो NaOH है उसका मिलीमोल कितना है 5। तो यहाँ पर ज्यादा क्या आ रहा है हमारे पास एसिड ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे। और H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकलेगी, एसिड माइनस बेस अपॉन, यहाँ पर एसिड माइनस बेस में क्या रखोगे मिलीमोल्स रखोगे, मिलीमोल्स ऑफ एसिड माइनस मिलीमोल्स ऑफ बेस, और डिवाइड कर दोगे टोटल वॉल्यूम से। ठीक है ना, नीचे रखना होता है टोटल वॉल्यूम। तो एसिड के मिलीमोल कितने हैं 15, बेस के मिलीमोल कितने हैं 5, और डिवाइड कितने से करोगे, देखो 75 है ml वॉल्यूम, यहाँ पर 25 है ml, तो 100 ml हो जाएगा। तो जब इसको सोल्व करोगे आएगा 10/100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 1/10, 1/10 होता है 10 की पावर -1। और यदि H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -1 है तो भैया pH कितना होगा 1 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। यदि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -1 है तो pH 1 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर करेक्ट होगी हमारी वो होगी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है सिल्वर नाइट्रेट is gradually added to an aqueous solution containing 0.01 m each of chloride, bromide and iodide ions। ठीक है ना, सिल्वर नाइट्रेट को ऐड किया जा रहा है एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है ना, क्लोराइड के, ब्रोमाइड के और आयोडाइड का सॉल्यूशन है हमारे पास जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.01 m है। और क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड के सॉल्यूशन में हम सिल्वर नाइट्रेट को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, द करेक्ट सीक्वेंस, आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है इन विच द हैलाइड विल बी प्रिसिपिटेटेड। ठीक है ना, तो किस ऑर्डर में हैलाइड प्रिसिपिटेट होगा। तो हम यहाँ पर आप ये देखो, जैसे कि एक रिएक्शन लिखते हैं, सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3, जब ये क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, ये क्लोराइड है, क्लोराइड बोलते हैं Cl- को, तो यहाँ पर NO3- हटेगा, मतलब ये AgCl बनकर प्रिसिपिटेट हो जाएगा और ये NO3- अलग। इसी तरीके से जब आप AgNO3 का रिएक्शन किसके साथ करोगे, ब्रोमाइड के साथ करोगे, Br- के साथ,
तो AgBr बनकर प्रेसिपिटेट हो जाएगा और यहाँ से NO3 माइनस अलग हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम AgNO3 में आयोडाइड मिलाएंगे I माइनस, तो AgI बनकर ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा और प्लस NO3 माइनस बनेगा। तो 3 रिएक्शन हमारे पास इस तरीके से होने वाली है। हमको क्या बताना है इसमें, देखो द करेक्ट सीक्वेंस मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है इन विच द हैलाइड विल बी प्रेसिपिटेटेड। तो ये हैलाइड जो है हमारी, ये किस सीक्वेंस में प्रेसिपिटेट होगी, कौन जल्दी प्रेसिपिटेट होगा, कौन बाद में प्रेसिपिटेट होगा, ये हमको बताना है। अब देखो यहाँ पर जो सोलुबिलिटी है, आपको एक दो बातें ध्यान रखनी है। जैसे जैसे हम हैलोजेंस में ग्रुप में नीचे की तरफ आते हैं तो साइज बढ़ता है और साइज बढ़ने से सोलुबिलिटी घट जाती है। जो ये तुम्हारी क्लोरीन ब्रोमीन दे रखा है, सब हैलोजेंस है, ठीक है ना, ये सब क्या है, हैलोजेंस। और हैलोजेंस में देखो फ्लोरीन सबसे ऊपर होता है, उससे नीचे क्लोरीन होता है, उससे नीचे ब्रोमीन होता है, उससे नीचे आयोडीन होता है। तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं ग्रुप में तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है ना। और भैया साइज इंक्रीज होने से सोलुबिलिटी क्या हो जाती है, घट जाती है। जैसे जैसे मास बढ़ता जाता है तो सोलुबिलिटी घटती चली जाती है, सोलुबिलिटी होती है डिक्रीज, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं, आप इसको याद रखोगे, डाउन द ग्रुप जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे की तरफ आते हो तो साइज इंक्रीज होता है, ठीक है ना, साइज इंक्रीजेस एंड सोलुबिलिटी डिक्रीजेस, ठीक है ना, एंड सोलुबिलिटी डिक्रीजेस। साइज बढ़ता है, सोलुबिलिटी घटती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो आयोडाइड है, आयोडाइड का तो साइज ज्यादा है, तो आयोडाइड की सोलुबिलिटी क्या होगी, कम होगी। उससे ज्यादा सोलुबिलिटी किसकी होगी, ब्रोमाइड की, और उससे ज्यादा सोलुबिलिटी किसकी होगी, AgCl की। AgCl की सोलुबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है ना। अगर AgCl की सोलुबिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब इसका प्रेसिपिटेशन क्या होगा, कम। AgCl का प्रेसिपिटेशन क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा किसका होगा, I माइनस का, ठीक है ना। देखो इसका साइज क्या है, यहाँ पर जो आयोडीन है ना, इसमें जो आयोडीन है इसका साइज ज्यादा है। साइज ज्यादा का मतलब क्या है, इसकी सोलुबिलिटी कम होगी, सोलुबिलिटी इसकी कम होगी। और सब जो चीज की सोलुबिलिटी कम है उसी का तो प्रेसिपिटेशन जल्दी से हो जाएगा, तो इसका प्रेसिपिटेशन सबसे ज्यादा होगा, समझ रहे हैं। तो इसका प्रेसिपिटेशन आयोडीन का सबसे ज्यादा है, उससे कम किसका होगा, ब्रोमीन का, और सबसे कम किसका होगा, क्लोरीन का। तो यहाँ पर जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो हम ये कहेंगे भैया जिसकी सोलुबिलिटी ज्यादा है उसका प्रेसिपिटेशन कम होगा, या ऐसा को जिसकी सोलुबिलिटी कम है उसका प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगा, ठीक है ना। और ये याद रखना है, साइज बढ़ने से क्या होता है, सोलुबिलिटी घटने लगती है, ठीक है ना। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आओगे तो साइज बढ़ेगा और सोलुबिलिटी घटेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन की जो है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आ चुकी है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, इफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज Kw इक्वल टू 10 की पावर माइनस 16, ठीक है ना, 10 की पावर माइनस 16 दिया हुआ है, तो Kw की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर माइनस 16 है, एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। देन ए सॉल्यूशन विद pH इक्वल टू 7.5 एट 4 डिग्री सेल्सियस विल बी। तो आपको pH इक्वल टू बताना है। अगर pH इक्वल टू 7.5 होगा तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, मतलब आपको ये बताना है वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। उसी से पता चलेगा हमको कि वो लिटमस ब्लू को रेड करेगा या रेड को ब्लू करेगा। तो आप देखो जो Kw होता है वो Kw इक्वल टू क्या होगा, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है। Kw इक्वल टू H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और जब वाटर डिसोसिएट होता है, जब वाटर डिसोसिएट होता है तो जितने हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है उतने ही OH माइनस भी प्रोड्यूस करता है। जब वाटर डिसोसिएट होगा तो जितने हाइड्रोजन प्रोड्यूस होंगे उतने ही OH माइनस भी प्रोड्यूस होंगे। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि जो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी वाटर के डिसोसिएशन पर उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस की भी होगी। और आपको यहाँ पे बता दिया कि जो आयनिक प्रोडक्ट है Kw वो 10 की पावर माइनस 16 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि
हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन होगी 10⁻⁻8 और जो तुम्हारा OH माइनस है इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन होगी 10⁻⁻8, तभी तो Kw 10⁻16 आएगा। ठीक है ना। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर Kw 10⁻16 का मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻8 है, और यदि हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻8 है तो उसका pH कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और जो सॉल्यूशन है तुम्हारा वो 8 पर क्या बनेगा, न्यूट्रल बनेगा। ठीक है ना। यदि Kw की वैल्यू 10⁻16 है तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन होगी 10⁻8 और 10⁻8 होने पर pH 8 होगा, मतलब सॉल्यूशन जो होगा, जो तुम्हारा वाटर होगा वो pH 8 पर न्यूट्रल होगा। और अभी pH कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 10 की ये दिया हुआ है pH 7.5, तो ये तो 8 से कम है ना, तो 8 से कम, 8 पे तो न्यूट्रल है, और यदि 8 से कम हो गया तुम्हारा pH, इसका मतलब ये सॉल्यूशन कैसा होगा, यहाँ पर वाटर का नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। पहली बात तो ये समझनी है आपको। ठीक है ना। जब Kw की वैल्यू 10⁻16 है तो वाटर का pH 8 जब होगा तब न्यूट्रल है। ठीक है। तो 7.5 पर कैसा हो जाएगा, एसिडिक। अब एसिड क्या करता है बताओ, जो एसिड होता है वो तुम्हारा रेड, जो ब्लू लिटमस होता है, ठीक है ना, ब्लू लिटमस को कैसा करता है, रेड करता है। ठीक है ना। जो ब्लू लिटमस को रेड करे वो कौन होता है, एसिड होता है। तो ऑप्शन बताएंगे आप, ब्लू को रेड करेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन की जो है वो सही आंसर हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पर। कह रहा है व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl इज एडेड टू ए बफर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, द सोडियम एसिटेट, एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट। When a small amount of HCl is added to a buffer solution of acetic acid and sodium acetate। ठीक है ना। देखो हमारे पास एक बफर सॉल्यूशन है, बफर सॉल्यूशन जानते हैं ना क्या होता है। अगर हम एसिडिक बफर की बात करें तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक वीक एसिड होनी चाहिए। जैसे कि हमारे पास ये एसिटिक एसिड दे रखी है, ये क्या है, वीक एसिड, और इसी वीक एसिड का, ठीक है ना, एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोल्ट होना चाहिए, एक सोल्ट होना चाहिए विद स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है ना, वीक एसिड और इसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोल्ट होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं एसिडिक बफर। समझ रहे हो। तो एसिटिक एसिड क्या होता है हमारे पास, CH3COOH। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास एसिटिक एसिड का। ठीक है बच्चों। अब देखो ये डिसोसिएट जब होता है तो हमको देता है CH3COO- और H+, इस तरीके से डिसोसिएट होता है। ठीक है। अब आपने क्या किया, देखो इसमें आपने स्मॉल अमाउंट में क्या किया, HCl को ऐड किया। जब आप HCl को ऐड करोगे तो HCl क्या है, देखो जो एसिटिक एसिड था ये तुम्हारा वीक एसिड है, लेकिन जो HCl है वो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है ना। ये 100% डिसोसिएट हो जाएगा H+ में और Cl- में। अब जरा तुम यहाँ पर देखो, जो H+ है वो प्रोडक्ट की साइड में H+ की कॉन्सेंट्रेशन इधर बढ़ जाएगी, कॉमन आयन हो गया, ये कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा यहाँ पर। ठीक है ना। और कॉमन आयन क्या करता है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है तुम्हारा उसके डिसोसिएशन को कम करता है। भाई प्रोडक्ट की साइड H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। अब लीच-एटलियर प्रिंसिपल हमको क्या कहता है कि जो इक्विलिब्रियम है वो किधर से किधर चलेगा, रिएक्शन इक्विलिब्रियम का ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चलता है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट की साइड में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई प्रोडक्ट की, तो ये रिएक्शन बैकवर्ड में चलेगा, और बैकवर्ड में चलने से क्या होगा, एसिटिक एसिड का जो डिसोसिएशन है वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है ना। H+ की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर बढ़ चुकी है, तो वो एसिटेट आयन के साथ कंबाइन होकर क्या दे देगा हमको, एसिटिक एसिड दे देगा। ठीक है ना। तो डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन की ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आ चुकी है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है द pH ऑफ 10⁻11 MHCl एट 25 डिग्री सेल्सियस इज। ठीक है ना। आपको pH गिवन है यहाँ पर 10⁻11। ठीक है ना। और ये HCl है। देखो यहाँ पर अगर आप ये सोच रहे हो कि जो HCl है वो डिसोसिएट होकर देगा हमको H+
और Cl माइनस, ठीक है। और ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर ये 10 की पावर माइनस 11 m है तो डिसोसिएट होने के बाद H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो भी 10 की पावर माइनस 11 हो जाएगी। और जब हम इसका pH निकालेंगे माइनस लोग H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन से, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस लोग 10 की पावर माइनस 11, और ये माइनस 11 बाहर आकर क्या दे देगा, यहाँ पर 11 pH हमको दे देगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप बिल्कुल गलत हो, ठीक है ना, क्योंकि अगर pH 11 आ रहा है तो pH 11 आने का मतलब क्या है कि ये बेसिक हो चुका है। 7 से अगर ज्यादा वैल्यू आ रही है तो बेसिक, लेकिन आपके पास जो सॉल्यूशन है वो किसका है, HCl का, और HCl क्या होता है, एसिडिक होता है। जो HCl है उसका pH 7 से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है, कम ही रहेगा 7 से। तो अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन कभी भी क्वेश्चन में क्या हो, अगर आपको 10 की पावर माइनस 8 m, ठीक है ना, या फिर 10 की पावर माइनस 7 m, ये भी ले लो, फिर उसके बाद 10 की पावर माइनस 9 m, यदि कोई एसिड है और उस एसिड की कॉन्सेंट्रेशन इतनी दे रखी है तुमको, 10 की पावर माइनस 10 m दिया हुआ है, या 10 की पावर माइनस 11 m दिया हुआ है, या इससे कुछ आगे, तो इन सभी केस में क्या होता है, इतना m सभी क्या कॉन्सेंट्रेशन किसकी गिवन होगा आपको, एसिड की, तो उन सब का जो pH होगा वो pH क्या होता है, स्लाइटली लेस देन 7, ठीक है ना। अगर ज्यादा ही कम दे रखी है कॉन्सेंट्रेशन तो लगभग 7 भी कर सकते हो, बाकी 7 से थोड़ा सा कम होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, स्लाइटली, ठीक है ना, एसिडिक। मतलब चाहे वो 6.9 हो या 7 से बहुत क्लोज होगा, ठीक है ना, तो स्लाइटली एसिडिक आप उसका आंसर कर देना। यदि एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी गिवन हो आपको, 10 की पावर माइनस 7, 10 की पावर माइनस 8, माइनस 9, माइनस 10, माइनस 11, इस तरीके से अगर कॉन्सेंट्रेशन गिवन है तो एसिड का pH कितना कर देना, स्लाइटली एसिडिक कर देना, और मतलब 7 से थोड़ा सा कम कर देना, तो स्लाइटली लेस देन 7, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हम इसकी लगा देंगे, ठीक है ना। क्लास में नोट्स में जब हम पढ़ रहे थे, क्लास में है ना, नोट्स बनवाए मैंने आपको इस चैप्टर के, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हमने सोल्व वहां पर किया था। तो करना क्या होता है, इसमें वाटर की भी कॉन्सेंट्रेशन ऐड करनी होती है, जो कि 10 की पावर माइनस 7 m होती है, ठीक है ना। तो आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को, मैंने आपको बता दिया। यदि कॉन्सेंट्रेशन माइनस 7, माइनस 8, माइनस 9, माइनस 10 इस तरीके से कुछ गिवन है, तो आंसर क्या कर दोगे, भाई एसिड है तो उसका pH 7 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता ना, तो स्लाइटली एसिडिक उसका आंसर हो जाएगा। और यदि यही कॉन्सेंट्रेशन बेस की गिवन है तो फिर स्लाइटली ग्रेटर देन 7 कर देना, 7 से थोड़ा सा ज्यादा होगा उसका आंसर, फिर यदि बेस का दिया हुआ है इतना कॉन्सेंट्रेशन, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका आ जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है ना, 10 क्वेश्चंस को। आज हमने देखा क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे 20 क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 35 तक, ठीक है ना। अगली वीडियो में हम 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और जो तुम्हारा सेक्शन बी है वो सेक्शन बी कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना, उनको सोल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो में अभी इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।